हेलो एवरीवन, वेलकम टू संहिताज एकेडमी। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टॉपिक को। तो ये जो टॉपिक है ये मैंने ग्रेड 8 और 10th दोनों का मिलाकर ये जो कंटेंट है बनाया है, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है कि सीटेट साइंस पेपर 2 जो होता है वहाँ पर कभी कभार 9th और 10th ग्रेड से भी कुछ कॉन्सेप्ट्स उठाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेफर साइड में रहने के लिए मैंने जो भी मेरे को मिला 8th की बुक और 10th की साइंस बुक में, जहाँ पर मेटल्स एंड नॉन मेटल से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी मैंने अपने यहाँ पर नोट्स में सबको ऐड कर दिया है। तो इससे बाहर मैं दावा तो नहीं कर सकती, बट मुझे जो लगता है कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं इससे बाहर शायद ही एग्जाम में आए। ठीक है। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे दो बातें करना चाहती हूँ कि मैंने अपने चैनल पे एक पोल क्वेश्चन दिया था कि आप किस तरीके का जो वीडियोस है या कंटेंट है देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे। तो वहाँ पर मेरे को 100% रिस्पॉन्स मिला कि मैं NCERT कंटेंट्स का भी वीडियो बनाऊँ एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी मैं वीडियो बनाऊं। पर मैंने एक बात देखी है कि अगर मैं कंटेंट के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराती हूँ तो वो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है, लाइक 1 आवर का हो जाता है। और वो वीडियो शायद ही बहुत कम लोग देख रहे हैं, मैंने ये नोटिस की है। तो मुझे रीज़न नहीं पता कि क्या बात है। तो मैंने सोचा है कि मैं जो कंटेंट है उसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और उसी कंटेंट से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके लिए दूसरा अलग सा वीडियो बनाऊंगी। आपको थंबनेल देख के ही पता चल जाएगा कि कौन सा कंटेंट है, मतलब कौन सा नोट्स वाला वीडियो है और कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाला वीडियो है। आशा करती हूँ कि यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी आप जाकर उस टाइप का वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको कंटेंट बनाना है या कंटेंट पढ़ना है तो आप कंटेंट वाले वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको PYQs ही देखने हैं तो आप वो देख सकते हैं, और जिनको दोनों ही देखना है तो वो दोनों वीडियोज ही देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। सो सबसे पहले जो हमको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ना है वो क्या है, वो है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो मैंने जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है अच्छे से यहाँ पे टैब्यूलर फॉर्म में दिया हुआ है। टैब्यूलर मतलब क्या, थोड़ा सा डिफरेंस के टाइप पे दिया हुआ है, मतलब डिफरेंस करके बताया हुआ है। तो सबसे पहले मेटल्स के बारे में हम जो पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं वो क्या है कि मेटल्स आर हार्ड। तो जो मेटल्स होते हैं वो सख्त होते हैं, बट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं, मतलब नरम होते हैं। दूसरी बात क्या है कि जो सेकंड पॉइंट है, मेटल्स आर लस्ट्रस, मतलब क्या कि उनमें एक शाइन होती है। ठीक है। जो मेटल्स होते हैं उनमें अपनी एक शाइन होती है, और जो नॉन मेटल्स है वो डल होते हैं, तो उनमें अपनी कोई शाइन नहीं होती। थर्ड पॉइंट जो है वो है मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस मतलब क्या कि उनको अगर किसी चीज से हिट किया जाए, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अपनी अलमारी में अपने मेटल की एक चूड़ी से उसको हिट कर रही हूँ तो ये एक रिंगिंग साउंड जैसा प्रोड्यूस कर रही है। तो मेटल्स क्या है, वो सोनोरस है, मतलब दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, सो उनमें रिंगिंग साउंड नहीं होती है। मेटल्स आर मैलिएबल, मतलब क्या है, मेटल्स को हम हैमर से या किसी भी चीज से हिट कर करके उसको बीट कर करके, मतलब पीट पीट के उसका हम पतला सा थिन शीट्स बना सकते हैं। जैसे कि आपने सिल्वर फॉइल्स देखा होगा, एल्यूमिनियम फॉइल्स देखा होगा। तो एल्यूमिनियम या सिल्वर जो होता है उसका बार है होता है, उसको पीट पीट के ऐसे थिन शीट्स बनाई जाती है फॉइल्स के तौर पे। बट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मैलिएबल नहीं होते हैं। ठीक है। मतलब क्या, अगर हम इसको, कोई भी नॉन मेटल है उसको अगर हम हैमर से हिट करें तो क्या हो जाएगा, हमको एक पाउडरी मास मिलेगा, हमको एक पाउडर जैसा चीज मिलेगा। फिर आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या है कि मेटल्स को हम थिन वायर्स में, मतलब उनका हम वायर्स बना सकते हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉट डक्टाइल होते हैं, उनके साथ हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। फिर जो सिक्स्थ पॉइंट है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो मेटल्स के थ्रू हीट भी कंडक्ट होती है एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होती है, इसीलिए जो वायर्स वगैरह बनाई जाती है वो किनके बनाए जाते हैं, वो मेटल्स के बनाए जाते हैं। जैसे कॉपर वायर होता है ना, जो कि इलेक्ट्रिक जो वायर्स होते हैं उनके अंदर आप देखना कॉपर वायर्स होते हैं, फाइन फाइन। और ये कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है, इसलिए जो पतीले होते हैं, जो यूटेंसिल्स होते हैं, वो किसके बनाए जाते हैं, वो मेटल्स के ही बनाए जाते हैं, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और जो नॉन मेटल्स हैं दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए नॉन मेटल्स का हम यूटेंसिल्स के तौर पे या वायर्स जो होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, वहां पर हम इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ऐसे डिफरेंस के तौर पर हमने जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज समझ ली। अब हमको दो टर्म मिला, एक था मैलिएबल और दूसरा था डक्टाइल। तो उसी से रिलेटेड ये शब्द आता है मैलिएबिलिटी।
मैलिएबिलिटी का मतलब क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। मतलब मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिसके वजह से उनको पीट पीट कर पतले शीट्स में बदल दिया जा सके, उसी को हम मैलिएबिलिटी बोलते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम फॉयल होता है, सिल्वर फॉयल होता है, जो कि मिठाइयों में लगी हुई हमने देखी है। जैसे कि काजू कतली को डेकोरेट करने के लिए हम ऊपर से क्या लगाते हैं, लगा हुआ देखते हैं, वो है सिल्वर फॉयल। फिर एल्यूमिनियम फॉयल से हम अपने फूड वगैरह रैप करके अपने बच्चों को या जो जॉब करते हैं उनको खाना भेजते हैं। तो वो कैसे बनाया जाता है? ये जो मेटल्स होते हैं इनके बार्स मिलते हैं, इनको पीट पीट के ऐसे थिन शीट्स बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है जो टर्म, वो है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स by which it can be drawn into wires is called ductility। मतलब मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिसके वजह से इनको हम वायर्स की तरह खींच सकते हैं, मतलब इनका वायर्स हम बना सकते हैं, थिन वायर्स बना सकते हैं। तो उसी प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहा जाता है। जैसे कि कॉपर वायर्स होता है, जितने भी इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं उसके अंदर आपको फाइन फाइन, जैसे अगर ये इलेक्ट्रिक वायर हुआ, इसको अगर जूम इन करेंगे तो आपको यहाँ पे फाइन कॉपर वायर्स इस तरीके की दिखेंगी। अब हम बढ़ेंगे वन वर्ड आंसर्स में। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस भी आते हैं कि आपको हिंट दिया रहता है, तो आपको वहां से पता करना है कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। तो वन वर्ड आंसर्स ऐसे होते हैं, जैसे कि द मोस्ट डक्टाइल मेटल, सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल कौन है? वो है गोल्ड। बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट, तो कंडक्टर्स ऑफ हीट कौन होते हैं? मेटल्स होते हैं, उनमें बेस्ट कौन है? वो है सिल्वर एंड कॉपर। पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, मतलब अगेन हम मेटल्स के ही बारे में बात कर रहे हैं, बट ये पुअर कंडक्टर्स है। वो कौन कौन है? वो है लेड एंड मर्क्यूरी। ओके। लिक्विड मेटल, मतलब ऐसा मेटल जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में रहता है, वो कौन है? वो है मर्क्यूरी अगेन। फिर आते हैं मेटल्स दैट मेल्ट्स ऑन आवर पाम। तो आपका जो तालू होता है, आपका जो पाम होता है, उसकी हीट से ही ये मेटल्स पिघलने लगते हैं, मेल्ट करने लगते हैं। तो मेटल्स दैट मेल्ट्स ऑन आवर पाम, मतलब इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही लो है। तो ये कौन से मेटल्स है? ये है गैलियम एंड सीजियम। अ लस्ट्रस नॉन मेटल, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें शाइन नहीं होती, ठीक है, वो लस्ट्रस नहीं होते। बट एक एक्सेप्शन कौन है? वो है आयोडीन। आयोडीन चमकदार होता है, शाइनी होता है। फिर हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो मेटल्स होते हैं, ज्यादातर मेटल्स क्या होते हैं? वो हार्ड होते हैं। बट सॉफ्ट मेटल्स कौन है जिनको हम चाकू से भी काट सकते हैं, वो इतने सॉफ्ट होते हैं? वो है सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। ठीक है। हार्डेस्ट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन के दो एलोट्रॉप होते हैं, उनमें से जो हार्डेस्ट मतलब सबसे सख्त जो चीज है, और कार्बन क्या है? वो एक नॉन मेटल है, तो वो क्या है? वो है डायमंड। आपको याद रखना है। और दूसरा जो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। देखिए, जो कार्बन है वो नॉन मेटल है, ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा कि नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी। बट कार्बन का एक एलोट्रॉप है जिसका नाम है ग्राफाइट, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और ग्राफाइट का इस्तेमाल हम लूब्रिकेंट के तौर पे भी करते हैं, ठीक है, लूब्रिकेंट के तौर पे इसका इस्तेमाल होता है, मतलब ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट आते हैं अ मेटल दैट इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। सो केरोसिन ऑयल में जिस मेटल को स्टोर किया जाता है, क्योंकि अगर ये एयर के कांटेक्ट में आएगा तो ये आग पकड़ लेता है। तो ऐसे दो मेटल्स हैं, यहाँ पर मैंने अ मेटल दिया है, बट दूसरा भी बता देती हूँ कि सोडियम भी होता है, पोटेशियम को भी केरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है। अ नॉन मेटल दैट इज स्टोर्ड इन वाटर, एक नॉन मेटल भी है जो बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, विगरसली रिएक्ट करता है एयर के साथ। इसलिए फास्फोरस जो है हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है, इसको पानी के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। तो यहाँ से ना एमसीक्यू के तौर पर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, जिस वजह से मैंने ये वन वर्ड आंसर्स आपको करवा दिए। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने समझ ली, अब मेटल्स और नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज भी होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स किस तरीके से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन पढ़ेंगे। तो मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट हमको मिलता है वो क्या होता है? वो है मेटल ऑक्साइड्स। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कॉपर रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और हमको कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है। अब जो दो चीज इंपॉर्टेंट है, जहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि
मेटालिक ऑक्साइड मतलब जो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स होते हैं, मेटल्स जो ऑक्साइड्स बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद, वो बेसिक इन नेचर होते हैं। बेसिक इन नेचर मतलब क्या, कि वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदल देंगे, उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड से ब्लू हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब मैं आपको PYQs कराऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि क्यों मैंने ये चीज बोला कि आपको ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, नॉन मेटल्स की रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। नॉन मेटल्स क्या करते हैं, दे ऑल्सो कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड। मतलब नॉन मेटल्स भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे नॉन मेटल कौन है, एक कार्बन है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, हमको मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, मतलब ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। यहाँ पे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक। तो उनकी नेचर कैसी होती है, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स की जो नेचर है वो है एसिडिक। मतलब ये क्या करेंगे, ये ब्लू लिटमस का कलर रेड में चेंज कर देंगे। सो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन विथ वाटर। सो मेटल्स किस तरीके से वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं वो अभी हम जानेंगे। सो मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करता है और वो पहले स्टेप में एक मेटल ऑक्साइड बनाता है। फिर क्या होता है, हमको हाइड्रोजन गैस भी मिलता है, मेटल ऑक्साइड के साथ साथ वो हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करता है। फिर ये मेटल ऑक्साइड्स अगर वाटर में सोल्यूबल है, मतलब मेटल ऑक्साइड्स अगर वाटर में घुल मिल जाता है, तो वो आगे चलकर क्या बनाता है, मेटल का हाइड्रोक्साइड। जैसे कि हम यहाँ पर रिएक्शन में देख पा रहे हैं कि जो पोटाशियम है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है और हीट एनर्जी भी रिलीज हो रही है। ठीक है, मतलब हीट एनर्जी बन रही है इस रिएक्शन में। और वैसे ही सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, हीट एनर्जी बन रही है। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोटेशियम और जो सोडियम है ये बहुत ही विगरसली और वायलेंटली कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। इतना हीट बनता है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या, इस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, हीट एब्जॉर्ब नहीं होती। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट इज रिलीज्ड हियर, हीट रिलीज्ड हियर। सो इतनी हीट रिलीज होती है कि जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है इस रिएक्शन में वो आग पकड़ लेता है। तो आपको याद रखना है, पोटेशियम और सोडियम बहुत ही वायलेंटली कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। अब देखते हैं हम तीसरा मेटल, जहां पर हम कैल्शियम को देख रहे हैं। सो कैल्शियम भी ऐसे वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, साथ ही साथ हमको हाइड्रोजन गैस भी मिल रहा है एज प्रोडक्ट। So reaction of calcium with water is less violent. So calcium उतना violently water के साथ react नहीं करता। Calcium starts floating because the bubbles of hydrogen gas formed stick to the surface of metal. तो जब भी आप calcium जो metal है उसको पानी में रखेंगे, मतलब दोनों में रिएक्शन होगा, तो आप देखेंगे वो जो मेटल है वो पानी पे तैरेगा। क्यों तैरेगा, क्योंकि मेटल के आजू बाजू ये जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, जो रिलीज हुई, वो बबल्स बन के उसके आजू बाजू मतलब स्टिक करके रहते हैं, जिस वजह से जो मेटल है वो हल्का हो जाता है और वो पानी पे फ्लोट करता है। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। सो मैग्नीशियम एक ऐसा मेटल है जो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, इट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर। सो अगर हम हॉट वाटर दे तब मैग्नीशियम रिएक्ट करके क्या बनाएगा, हमको देगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर पहेली पूछ रही है, डस कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड। तो हमने देखा है कि आयरन की चीजों में रस्टिंग होती है। क्यों, क्योंकि मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जो आयरन है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो वो ऑक्साइड्स ऑफ आयरन बनाता है, राइट। तो जंग लगना जिसको हम बोलते हैं। तो क्या कॉपर की चीजों में भी ऐसा रस्टिंग होता है? तो आई हैव सीन ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सर्फेस ऑफ कॉपर वेसल्स। सो तांबे का जो भी यूटेंसिल्स होता है उसके ऊपर आप देखेंगे अगर यूं ही छोड़ दिया जाए तो एक ग्रीनिश सा लेयर बन जाता है। तो वो लेयर किस चीज की है, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। 2018 से लेकर 2024 इस ड्यूरेशन में 2 बार क्वेश्चन यहाँ से पूछी गई है, जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे यहाँ पे दी गई है। सो व्हेन अ कॉपर वेसल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग, अगर तांबे का कोई भी चीज उसको मॉइस्ट एयर में बहुत देर तक ऐसे ही रख दे, इट एक्वायर्स अ ग्रीन कोटिंग। तो इसके ऊपर एक ग्रीन कोटिंग सी पड़ जाती है। द ग्रीन मटेरियल इज अ मिक्सचर ऑफ,
तो ये ग्रीन मटेरियल किस चीज की मिक्सचर है, वो है कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। और जो रिएक्शन है वो यहाँ पर दी गई है, तो आप देख सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो कोटिंग है उसका कलर क्या है, वो है ग्रीन। और ये जो ग्रीन कंपाउंड है ये किस चीज का मिक्सचर है, वो है कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट का। अब आते हैं नेक्स्ट, हम एल्यूमिनियम मेटल के बारे में बात करेंगे। एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट ईदर विद कोल्ड और हॉट वाटर। सो ये ना तो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं ना ही गर्म पानी के साथ। कौन? एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। सो ये रिएक्ट करते हैं भाप के साथ, स्टीम के साथ ये रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, जो कि यहाँ पर रिएक्शन में दिखाया गया है आपको। एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। वाटर मतलब यहाँ पे क्या है, वो है स्टीम। आपको ध्यान में रखना है, ये स्टीम है, भाप है। और यहाँ पे हमको ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम मिल रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। और यहाँ पर आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स ऑफ आयरन बना रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। सो ये चारों जो मेटल्स है ये पानी के साथ बिल्कुल ही ना रिएक्ट नहीं करते, चाहे पानी गर्म हो, ठंडी हो या स्टीम के फॉर्म में हो, तो बिल्कुल ही ये रिएक्ट नहीं करते। तो रिएक्शन ऑफ वाटर विथ मेटल्स तो हमको समझ में आ गया है। अभी हम देखेंगे कि हाउ नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। सो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, बट एयर में, मतलब एयर के कांटेक्ट में आने से वो बहुत ही, दे आर हाईली रिएक्टिव। मतलब क्या, यहाँ पर दिया गया है कि फॉस्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। मैंने अभी आपको कहा था ना कि फॉस्फोरस जो है वो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है। ओके, याद रखना है, वो मेटल नहीं है, वो नॉन मेटल है। इट कैचेस फायर इफ एक्सपोज टू एयर। तो मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही ये क्या करेगा, ये आग पकड़ लेता है। इसी वजह से इसको पानी के नीचे स्टोर किया जाता है, ताकि जो ऑक्सीजन है उससे दूरी बनी रहे। ठीक है, ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में फास्फोरस ना आए, इसीलिए फास्फोरस को, जो कि एक नॉन मेटल है, पानी के नीचे स्टोर किया जाता है, मतलब पानी के अंदर इसको स्टोर करके रखा जाता है। अब तीसरा चीज हम पढ़ेंगे कि कैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मेटल्स पढ़ेंगे। सो मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस दैट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। तो यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मेटल्स है वो एसिड के साथ रिएक्ट तो करते हैं, ठीक है, और इस प्रोसेस में हाइड्रोजन गैस बनती है, जिसको अगर हम बर्न करें तो वो एक पॉप साउंड होता है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है? तो अगर हम उसको बर्न करेंगे और पॉप साउंड मिले तो हम ये श्योरली कह सकते हैं कि वो हाइड्रोजन गैस है। तो यहाँ पर एक रिएक्शन मैंने दिखाया है कि जो सोडियम मेटल है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और हमको एक सॉल्ट मिल रहा है जो कि है सोडियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। यहाँ पर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कॉपर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती, इवन ऑन हीटिंग, अगर उसको हीट भी दिया जाए। बट इट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है, बट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ये रिएक्ट नहीं करती, अगर इसको हीट दिया जाए तब भी नहीं करती है। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद एसिड्स। नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। सो एसिड्स के साथ नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं आमतौर पे। रिएक्शन विद बेसिस, तो अब हम पढ़ेंगे कि कैसे बेसिस के साथ मेटल्स रिएक्ट करते हैं। सो मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। मेटल्स बेसिस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और एक सॉल्ट भी बनाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, जो कि एक बेस है। ओके, तो रिएक्शन के बाद हमको दो प्रोडक्ट्स मिल रहा है। एक तो हमको हाइड्रोजन गैस मिल रहा है जो कि रिलीज हुई है, साथ ही साथ हमको एक सॉल्ट मिल रहा है जो कि है सोडियम एल्यूमिनेट। नॉन मेटल्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं? तो रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। सो ये भी, यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि 4-5 ऑप्शंस दिए गए थे, नॉट 4-5, 4 ऑप्शंस दिए गए थे कि नॉन मेटल्स किस तरीके से बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से जो सही है वो चूज करना था। सो जो नॉन मेटल्स है ये बेसिस के साथ रिएक्ट तो करते हैं, बट वो रिएक्शन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शंस 8th ग्रेड में नहीं दी गई है और 10th ग्रेड में भी मैंने नहीं देखी कुछ भी।
अब जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसके आगे जितना भी वी लगा दूं कम पड़ जाएगा, रिएक्टिविटी सीरीज से हर साल सीटेट में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। रिएक्टिविटी सीरीज मतलब क्या है? ये बताता है कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है, ठीक है। तो सबसे टॉप में जो है कौन है? पोटेशियम, ये हाईली रिएक्टिव मेटल है। और सबसे नीचे जो है वो कौन है? प्लैटिनम, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। सो मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज पोटेशियम, लीस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लैटिनम। अब आप बोलेंगे कि इस जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसको याद कैसे रखा जाए, क्योंकि हमको रिएक्टिविटी सीरीज याद तो करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको याद करने का एक यहाँ पर ट्रिक है, ठीक है। ये मुझे ऑनलाइन में ही मिला, ये ट्रिक मैंने खुद नहीं बनाई है। तो इसको याद रखने के लिए आपको ये सेंटेंस थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। वो क्या है? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड प्लेट, ठीक है। इस सेंटेंस को आप नोट डाउन कर सकते हैं और इसको बार बार बोल के आपको याद करना है। क्या है? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड प्लेट। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो PSCA ये मैंने लिखा है ना, ये मेटल्स या नॉन मेटल्स का सिंबल नहीं है, सिंबल मैंने इस साइड में दिया गया है और यहाँ पर मैंने मेटल्स के नाम लिखे हैं। तो प्लीज में जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है? वो है P। तो यहाँ पर आएगा P फॉर पोटेशियम, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। फिर स्टॉप में आता है S, सो S हो गया सोडियम। कॉलिंग का मैंने Ca पकड़ा है तो वो आ गया कैल्शियम। मी में M मतलब मैग्नीशियम, ए में ए ही पकड़ा हुआ है तो वो आता है एल्यूमिनियम। केयरलेस का जो C है फर्स्ट लेटर तो वो है कार्बन। जेब्रा का Z मतलब जिंक। इंस्टेड का I मतलब आयरन। ट्राई का T मतलब टिन। लर्निंग का L मतलब लेड। हाइड्रोजन का H यहाँ पर है, हाउ का H मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन। कॉपर का CO ही मैंने पकड़ा है क्योंकि ऑलरेडी आगे हमको एक C मिल चुका है जो कि कार्बन के लिए, तो कॉपर का मैंने CO ही पकड़ा है तो ये कॉपर के लिए जा रहा है। सेव्स S यहाँ पर जा रहा है सिल्वर के लिए। गोल्ड का G जा रहा है गोल्ड के लिए ही। और प्लेट का जो PT है, क्योंकि P हमने पहले पोटेशियम के लिए यूज किया तो दोबारा हम P लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। PT का मतलब है प्लैटिनम। अब इनके बगल में ही मैंने सबके सिंबल्स दिए गए हैं कि जो पोटेशियम है उसको हम K करके दिखाते हैं, सिंबल है उसका। सोडियम का Na है, कैल्शियम का Ca है, मैग्नीशियम का Mg है, एल्यूमिनियम का Al है, कार्बन का C है, जिंक का Zn है, आयरन का Fe है, फिर टिन का Sn है, लेड का Pb है, हाइड्रोजन का H है, कॉपर का Cu है, सिल्वर को हम Ag करके लिखते हैं सिंबल के फॉर्म में, गोल्ड का Au है और प्लैटिनम का PT है। तो आप अगर ये वाली जो सेंटेंस है इसको अच्छे से याद कर लेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले, जब आपका एग्जाम स्टार्ट हो, आप जल्दी से ये वाला जो सेंटेंस है इसको लिख लें। लिख लेने से क्या होगा? श्योर शॉर्ट, मतलब मैंने जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बनाया है 2018 से लेकर 2024 में, वहां पर मेरे को 5 से 6 क्वेश्चन तो मिले ही हैं, उससे भी ज्यादा ही मिले होंगे जो कि रिएक्टिविटी सीरीज से पूछे गए हैं। और रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर, मतलब ये जो एरो नीचे की ओर जा रहा है ना, ऊपर से नीचे, मतलब क्या, जो टॉप में जो मेटल्स हैं, ठीक है, या टॉप में जो भी एलिमेंट्स है वो क्या है? वो हाईली रिएक्टिव है। और जो एकदम नीचे है वो लीस्ट रिएक्टिव है। इसलिए प्लैटिनम क्या है? लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। और जो पोटेशियम है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। आगे बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ही क्या है? अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन रीप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, बट अ लेस रिएक्टिव वन कैन नॉट रिप्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं कि हमारे पास A, B और C 3 मेटल्स है, हाँ, ये तीनों क्या है? ये तीनों मेटल्स है। अब हमको ऐसे कहा गया है कि C कैन डिस्प्लेस B फ्रॉम इट्स सॉल्ट, मतलब C B को उसके सॉल्ट से हटा पा रही है जब वो रिएक्ट कर रही है। तो मतलब क्या है? C B से ज्यादा रिएक्टिव है, ओके, बट इट कैन नॉट डिस्प्लेस A फ्रॉम इट्स सॉल्ट, बट ये A को A के सॉल्ट से नहीं डिस्प्लेस कर पा रही है। तो उसका मतलब क्या है? A C से भी ज्यादा रिएक्टिव है। तो फिर आपको पूछ लेगा कि इसका ऑर्डर आप ऑप्शन में जो दिया गया है
वो लिखिए जो सही ऑर्डर है, या फिर आपको बोल देगा विच वन इज द सेकेंड मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो वो हो जाएगा सी, ठीक है। विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो उसका आंसर हो जाएगा ए। विच इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, उसका आंसर हो जाएगा बी। सो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें जो समझने वाली बात है वो क्या है कि जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है वो उससे कम रिएक्टिव जो भी मेटल होगा उसको वो हटा देता है, रिप्लेस कर सकता है। बट जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है वो किसी मोर रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से नहीं हटा सकता। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो कॉपर है, कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट है। किसका सॉल्ट है? ये कॉपर का सॉल्ट है, ओके। और यहाँ पर जिंक, ये दूसरा मेटल है जो इसके साथ रिएक्ट कर रहा है। तो देखिए जिंक ने कॉपर को उसके कॉपर सल्फेट सॉल्ट से हटा दिया, हटाकर क्या बन गया अभी सॉल्ट? वो बन गया जिंक सल्फेट, और कॉपर यहाँ पर अकेला पड़ गया। तो जिंक ने कॉपर सल्फेट को कॉपर को कॉपर सल्फेट से कैसे हटा दिया? अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तो देखिए जिंक यहाँ पर है और कॉपर यहाँ पर है। सो ऑब्वियसली जिंक की पोजीशन ऊपर है, मतलब जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए जिंक कॉपर को कॉपर सल्फेट से हटा पाई। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है। यहां से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बट उसके लिए वही आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है। अब हम पढ़ लेंगे यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि इस चैप्टर के एंड में दिया गया था। ये लास्ट टॉपिक है। तो नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बीइंग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। सो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि नेम अ नॉन मेटल विच इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बीइंग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन ही वो ऐसा नॉन मेटल है जो कि सभी लिविंग बीइंग्स के लिए बहुत जरूरी है और जिसको हम सांस लेते वक्त अंदर लेते हैं, जिस गैस को। फिर नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू एनहांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट। सो हम जानते हैं फर्टिलाइजर्स क्या है, वो एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस है जो कि फैक्ट्रीज में बनाई जाती है। और फर्टिलाइजर्स का काम क्या है? ये जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स है उनको रिप्लेनिश करती है, मतलब अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो उसकी भरपाई फर्टिलाइजर्स के थ्रू होती है। तो इन फर्टिलाइजर्स में जो नॉन मेटल्स यूज होते हैं, जो पाए जाते हैं, वो कौन है? वो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर। तो ये आपको याद रखना है। नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। तो ये तो हम जानते हैं कि हम क्लोरीन टैबलेट्स या क्लोरीन पाउडर इनको ऐड करते हैं पानी में, जिस प्रोसेस का नाम है क्लोरीनेशन, जो कि जर्म फ्री बना देता है पानी को। तो वाटर प्यूरिफिकेशन में इसका इस्तेमाल होता है। फिर डी में हमको बताया गया है नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सोल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वुंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। मतलब घाव में एंटीसेप्टिक के तौर पर एक पर्पल कलर्ड सोल्यूशन हम लगाते हैं, उसमें एक नॉन मेटल मौजूद रहता है। तो हमने पढ़ा हुआ है ना आयोडीन टिंचर, तो ये आयोडीन मौजूद रहती है उस पर्पल कलर्ड सोल्यूशन में, जो कि एज एन एंटीसेप्टिक काम करती है, घाव में हम उसको अप्लाई करते हैं। नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स। पटाखों में कौन से नॉन मेटल्स यूज किए जाते हैं? तो वो है फॉस्फोरस एंड सल्फर। सो ये आप अगर याद रखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी अगर आपको पूछ लेंगे तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। बुक के पीछे एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक टर्म मेरे को मिला था, वो था मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स क्या होते हैं? ये मेटल के भी कैरेक्टर्स इनमें मौजूद रहते हैं, नॉन मेटल्स के भी कैरेक्टर इनमें मौजूद रहते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स की कैरेक्टर मौजूद है उन्हीं को हम मेटालॉइड्स कहते हैं। तो यहीं पर मैं अपना आज का सेशन जो है वो समाप्त कर रही हूँ। अपने नेक्स्ट सेशन में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से रिलेटेड, ठीक है। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही कंटेंट अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा और आप कोई भी कंटेंट से वंचित नहीं रहेंगे, आप कोई भी कंटेंट मिस नहीं करेंगे। सो मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।